हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाराशर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने से पहले हमको इस चैप्टर को जिस बुक ने है ना अपने अंदर ले रखा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। बिकॉज वी आर रीड अबाउट दी बुक फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। हमने है ना काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें पढ़ी थी, तो सबकी सब चीज़ें दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन इट। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड होती हैं और मुझे ये बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि इसी बुक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन भी उठते हैं, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें जिस चीज़ को समझना होता है ना, हमें उसकी तरह सोचना पड़ता है। ये बात आपने कई बार पिक्चरों में भी देखी होगी। उसी तरह से मैं आपसे यही कहूँगा कि हम जिस चैप्टर को अब पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उस चैप्टर की तरह सोचिए। कैसे सोचिए कि हम जैसे मार्केट के अंदर हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, उस तरह से अपनी थिंकिंग बनाइए, आपको ईज़िली से सब कुछ आंसर में मिल जाएगा। जैसे कि उठाते हम बात को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बुक है, ये हमें सिखाती क्या है? ये हमें कुछ ऐसी बातें बताती है जो कि स्पेशली फाइनेंस के ऊपर लिखी गई है कि हम एक्सटर्नल क्या-क्या चीज़ हमारे सामने आती हैं, लाइक कंज्यूमर सिक्योरिटी वगैरह। और फिर हम ये भी देखते हैं इसमें कि है ना क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। और वो मार्केट में क्या होता है, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, दे ऑल आर राउंडिंग इन अ कॉइन। ये सब है ना कॉइन्स पर राउंड करते रहते हैं। ये सब कैसे राउंड करते हैं? लाइक ये सब आते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कोई बड़ा इंसान है, जैसे कि मानिए कोई है ना, आप छोट नॉर्मल एक इंसान है, अब उसको अपनी कंपनी खोलनी है, उसके पास इतनी कैपिटल तो है नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो मार्केट में जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ें है ना हमारे जब सामने आती हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल बेसिस हो जाती है और इसलिए हम इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि आज तक हमने ये अपनी आँखों से लाइफ में देखा ही नहीं। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट इसकी तरह बनाना पड़ेगा अपन को। तो ये फाइनेंस की जो बुक है, इसमें कौन-कौन से हम चैप्टर्स देखने वाले हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, एक डिटेल थिंग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने ये स्किप करके देखा या फिर आपने जल्दीबाजी के हिसाब से देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा फ़ोकस से देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूँ और व्यूज़ कमाने के चक्कर में आपको बिगाड़ दूँ, आपका समय बिगाड़ दूँ, ठीक है ना? इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डालता रहूँगा। इस इस वीडियो को, मतलब इस चैप्टर को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगा 3 से 4 पार्ट्स में, पर वो भी थोड़े अच्छे से समझाकर, ठीक है? तो ये जो फाइनेंस की बुक है, ये हमको सबसे पहले दिखाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स ये है ना हमारे जो कैपिटल है उसको मैनेज करने के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता है। लाइक कहाँ पे हम है ना जो फाइनेंस है हमारा उसको डालें, कहाँ पे उस फाइनेंस को हम यूज़ करें, किन किन जगह पर हम उस फाइनेंस को डिवाइड करें और किस तरह से डिवाइड करें। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर हमारे सामने क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? हमारे सामने आता है फाइनेंशियल मार्केट्स, कि हमारे पास कौन-कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जिनमें कि हम इस सामान को, मतलब जहाँ से कि हम है ना कैपिटल को अरेंज करें, या फिर हमारे पास अगर कैपिटल है तो क्या हमारे पास इतना कैपिटल है कि हमें इन मार्केट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है? ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। हम ये भी देखते हैं, अब थर्ड जो चैप्टर हमारा वो है मार्केटिंग। हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे स्किल्स हैं उसकी वजह से हम क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो रिप्रेजेंट हम अच्छा कर पा रहे हैं तो हम कितना ज़्यादा उसमें शेयर अर्न कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा उसमें हम अर्निंग कर रहे हैं प्रॉफिट का। ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग में देखेंगे। और जो लास्ट हमारा चैप्टर आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें हम मेनली देखेंगे कि कैसे हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे हम उनको एडल्ट्रेशन, माल फंक्शनिंग, मतलब माल ऐसे ऐसे माल गुड्स को है ना ना बेचे। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, दाल होती है ना, दाल, काली दाल। तो काली दाल जो होती है, मतलब छिलके वाली ऐसी कुछ दाल, तो उसमें है ना कई बार कंकड़ पत्थर काफ़ी निकल आते हैं। दैट इज़ द माल फंक्शनिंग, और नॉट अ माल फंक्शनिंग, माल एडल्ट्रेशन ये होती है इसमें। उसमें कुछ भी डाल देते हैं सेम कलर की चीज़ें, जिसकी वजह से है ना कई सारी चीज़ें जो हमारा तोल है ना वो हमें बराबर नहीं मिलता, मतलब जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिलता हमें।
उसमें कुछ और फालतू की चीजें जो उसका स्पेस कवर अप कर लेती हैं। हम देखते हैं इसी में वेस्ट थिंग को हमें दे दिया जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजों को दे दिया जाता है जो कि खराब हो चुकी हैं, लेकिन हमको पागल बना करके है ना कंज्यूमर को वो चीजें दे दी जाती। तो ऐसी चीजों से हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। और इसमें एक्ट भी आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब चीजें हम देखेंगे। अब चलो हम पहले चैप्टर पे आते हैं इसमें। तो पहला चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो चैप्टर है ये हमको सिखाता क्या है। दिस चैप्टर्स मीनिंग इज टू फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होनी है, पक्का है। उसको बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मॉडर्न वक्त में है ना एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि उसमें सिर्फ हम एक ही चीज को बनाते नहीं रह जाएं, कई सारी चीज को उसमें लाएं, कई सारे तरीके उसमें आजमाएं, गुड्स भी दें, वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स दें, सर्विस दें, ऐसा करें हम उसे। ठीक है ना, ये हमें दिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमें प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स दिखाती है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, प्लानिंग, आइडिया को प्लान करते थे। अब हम सोचेंगे कि कहाँ से हम फाइनेंस को कलेक्ट करें, कहाँ से हम फाइनेंस को रेज करें, कहाँ हम फाइनेंस को यूज करें और कैसे हम उसको यूज करें। ऐसी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो यूजेस ऑफ फाइनेंस है ना, ये ऑप्टिमल होने चाहिए, मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं हो। नहीं, इससे क्या होगा, कैपिटल पे असर पड़ेगा। कैसे, कि हमारी कैपिटल में से हमको ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे ना अगर हम गलत यूज़ करेंगे इसका। तो यही चीज़ हम इसमें देखते हैं। हम थर्ड चीज़ इसमें देखते हैं, टू मेन ऑब्जेक्ट, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंस हम कहाँ से लेते हैं, हम लेते हैं फाइनेंस एज अ लोन, एज अ शेयर मार्केट्स, इन अ शेयर मार्केट्स। तो लेने वाले हम और दूसरी जगह से, मतलब थर्ड पार्टी आ रही है, जो हमको पैसा दे रहा है, जो हमको कैपिटल दे रहा है, उसकी वेल्थ का ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा, तभी तो वो अगली बार हमें पैसा देगा वापस, है ना। इन्वेस्ट हमारे यहाँ कब करेगा, जब उसे दिखेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से मुझे फायदा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी ऑब्जेक्टिव को मेन, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव को सबसे ज़्यादा मानता है जो कि मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ करते हैं। ठीक है, ये अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भी नेसेसरी मानता है, कि हमें है ना जो भी हम अचीव कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूज करें, उसको प्रॉपर यूज करें। ऐसी चीजों के बारे में बात करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझना, देखो फाइनेंस हम किससे लेते हैं, फाइनेंस हम लेते हैं शेयर होल्डर मार्केट से, लोन से। फाइनेंस का इंतजाम कहाँ से करते हैं, लोन से। तो इन लोगों को खुश करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा हुआ मेन ऑब्जेक्टिव जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर जाने दैट इट इज अ वे टू टू procure the finance and use with optimal utilization with efficient way. Don't waste it, because if you waste it then it is coverable by your pocket. ठीक है, ये हम देखते हैं इसमें। अब कितने तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसके बारे में बात कर लें। हाउ मच टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन इट मेक्स। ये जो आपके सामने मैंने दिखाया ना, थोड़ा थोड़ा ये इमेजेस के हिसाब से देखिएगा। देखो, फर्स्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब जो ये मनी प्लांट है ना एक तरह का, कि पैसों को ऐसे बिखेर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि हम क्या उगा सकें, हम उगा सकें एक वो मनी प्लांट। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है कि पैसों को हमने इन्वेस्ट किया और हमने उगाया मनी प्लांट, जिससे कि हमें रिटर्न्स अच्छी मिलती रहे। ये चीज दिखाती है हमें। अब ये जो है ये हमसे कहता है इट रिलेट्स टू हाउ द फर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड। ये हमें दिखाता है कि हम फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करें अलग अलग चीजों में, कैसे हम है ना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंड्स को लें, हम इन्वेस्ट कैसे उसको करें
अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम पे जानते हैं, ठीक है। विच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि है ना बड़े अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आता है। लाइक आपने लोन ले लिया, आपने 5 साल का लोन लिया, अब वो आप बड़ा लोन लोगे ना, कोई छोटा मोटा थोड़ी लोन लोगे। ऐसे कोई बढ़िया कंपनी होगी तो वो करीब 1 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़ ऐसे कुछ लोन लेगी, तो वो लॉन्ग टर्म में लेगी ना वो उस लोन को। तो इस तरह के क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं ये, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आर irreversible except at a huge cost while short term investment decision। मतलब जो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलते हैं ना, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में होते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। ये जो है ना अमाउंट्स है जो हमने लॉन्ग टर्म से लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन के हिसाब से कैपिटल बजटिंग, ये एक इरिवर्सिबल होती है, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट मांगती है। लेकिन उसी जगह पर मतलब आप देखिए, आपने है ना बड़े समय के लिए लिया, काफ़ी समय के लिए लिया, 5 साल के लिए लोन ले लिया, बड़ा अमाउंट लिया, तो हर साल अगर आपसे इंटरेस्ट का चार्ज भी करा जाएगा, मैं मानता हूँ 1 करोड़, ठीक है, एज्यूम करना वी गेट 1 करोड़ एज अ लोन, ओके, देन it it get the loan giver get the interest rate at 10%। वी एज्यूम दैट इट इज 10% इंटरेस्ट रेट। तो जो हमने 1 करोड़ का लोन लिया है 5 साल के लिए, उस पर 1 साल में कितना लगा, 10%। मतलब 1 साल में 1 करोड़ के ऊपर 10% का मतलब है 10 लाख। 10 लाख हमने उसको 1 साल का लोन दिया, तो मतलब हमें उसे कितना देना है, 5 साल के अंदर हमें उसे देना है 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज, है ना। तो सोचो, ये ह्यूज अमाउंट और ह्यूज इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ रहा है लॉन्ग टर्म में। लेकिन उसी जगह पर अगर हम शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वाई? बिकॉज इट इज अ मैटर दैट अगर काफ़ी सारे लोग मिलकर है ना शेयर्स खरीदते हैं, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से हो जाता है। उनको फिर हमें है ना इतना ज़्यादा देने की ऐसे नहीं है कि है ना हमारे ऊपर लाइबिलिटी है ज़्यादा, ये है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम आपको प्रॉफिट देंगे, हमें लॉस हो रहा है तो वो लॉस आपको भी होगा। तो ऐसी चीज़ होती है इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से, और इसे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं, विच अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस। और ये है ना मोस्टली अफेक्ट करता है जो डेली हम वर्क करते हैं ना उस बिजनेस को, समझे बात। सेकंड इसमें जो आता है, सेकंड टाइप जो आता है फाइनेंशियल डिसीजन में, वो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन ही। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन जो है ये हमसे कहता है कि इट रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कि जो हम अमाउंट को ले रहे हैं ना, फाइनेंस कर रहे हैं ना, वो बड़े कई सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज की तरफ से। लाइक हमने फाइनेंस तो लिया या फाइनेंस हमारे पास है, तो हम उसे कैसे बढ़ाएं उसके बारे में आइडिया देता है कौन, फाइनेंशियल डिसीजन। द मेन सोर्स ऑफ फंड्स आर ओनर्स फंड। जो मेन सोर्स होता है ना फंड्स कलेक्ट करने का, वो होता है हमारा इक्विटी और शेयर होल्डर्स, जिसे हम ओनर्स फंड के नाम से भी जानते हैं। फंड्स एंड द बोरोड फंड, मतलब और दूसरा होता है बोरोड फंड, जो कि हमारा होता है डेब्ट्स लाइक लोन्स, लाइक डिवेंचर्स। बोरोड फंड हैव टू बी रैपिड एट अ फिक्स्ड टाइम। मतलब जो हमारा बोरोड फंड है ना, उसका तो हमें पक्का है कि हमें कुछ समय में उसको वापस रीपे करना है विद इंटरेस्ट। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अस। अगर हमने रीपे नहीं किया तो हम पे उल्टा केस हो सकता है इस पर, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम बोरोड फंड को हटाकर बात करें, तो शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें, इट नॉट इन्वॉल्व टू, इट इज नॉट कमिटमेंट टू रिगार्डिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ रिटर्न्स और रिटर्न्स। हमारे पर
कमिटमेंट हमने नहीं दिया था शेयर्स खरीदने वालों को कि हम तुमको वापस करेंगे जल्द से। हमने ये कहा था कि हम तुम्हें, अगर प्रॉफिट हमें होगा तो हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, लॉस होगा तो तुमको लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो ऐसी बातों को किसने कहा? हमने कहा। ये चीज हमने पढ़ा फाइनेंशियल डिसीजन में। थर्ड हम देखते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड कहाँ से आता है? डिविडेंड हमारा आता है वो प्रॉफिट का एक एरिया, वो प्रॉफिट का एक मतलब बजट जो कि हमने निकाल के रखा है फॉर गिविंग द शेयर होल्डर, फॉर डिस्ट्रीब्यूट फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हम कहते हैं डिविडेंड। तो अब एक कंपनी को रिक्वायर होती है कि वो डिसाइड करे कि उसे हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर, कि उसे कितना प्रॉफिट अर्न जो उसने किया है उसमें से कितना प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर्स में। ये कंपनी को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो जो डिसीजन होता है ना, वो डिविडेंड का जो डिसीजन होता है वो देखना पड़ता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। कैसा ऑब्जेक्टिव? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स की इच्छा के बराबर में। अब जैसे कि आपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं किया, अभी तो चलो आपने लोन ले लिया, अभी तो एक तरह से शेयर होल्डर्स को खरीद लिया। शेयर होल्डर्स आए और आपको कैपिटल दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके तरफ से किया और वो फ्री हो गए। उनको जब आपको देने की बारी आई आपकी, तो आपने उनको थोड़ा बहुत दे दिया और ये कह दिया हमारे पास इतना ही है। ये मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ पता रहता है। ठीक है, तो आपने तो ये कह दिया है, लेकिन है ना उनको सब पता है। फिर अगली बार जब आप कहोगे कि है ना हमारे यहाँ से शेयर्स लो, तो वो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे वो भाई? आप उनको उतना दे ही नहीं रहे हो जितना कि उनको चाहत है। ठीक है, तो ये कहता है डिविडेंड डिसीजन। तीनों को फिर से देख लें हम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमसे कहता है कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें फाइनेंस को, किस तरह से इन्वेस्ट करें। क्या हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन का यूज करें, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन को यूज करें, या फिर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को यूज करें, जिसे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमें यूज मनी मिल तो जाएगा, लेकिन हमें वापस भी तो बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह पर जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है हमारा, उसमें हमें शॉर्ट टर्म मिलेगा या फिर उसमें कहें हम कम मिलेगा, लेकिन उसकी ऐसी दिक्कत नहीं होगी हमें कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा है ना इंटरेस्ट उनको देना पड़े। हमारी मर्जी से होगा जो होगा। ठीक है, दूसरा हमने देखा था फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें हमने कहा था कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के फंड को रेज करें, किस तरह के फंड को लें। वो फंड दो तरह से हमने देखे थे। फर्स्ट इज ओनर्स फंड लाइक इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स, एंड द बोरोड फंड लाइक डिवेंचर्स। हमने ये देखा था कि बोरोड फंड एक फिक्स्ड फंड होता है जो कि हमें एक फिक्स मैच्योरिटी टाइम में देना होगा। जबरदस्ती हम पर लाइबिलिटी है हमारी। लेकिन उसी जगह पर शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो वी आर नॉट कमिटेड दैट पे वी पे दिस अमाउंट टू यू इन दैट टाइम। हम इस वक्त तक तुम्हें ये अमाउंट दे देंगे, ये हमने कोई कमिट नहीं किया है। हमने सिर्फ ऐसा कहा है हमें मिलेगा तो तुझे को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा तो तुझे भी नहीं मिलेगा, सीधी बात है। फिर हमने डिविडेंड डिसीजन की देखा। हमें ये पता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक फाइनेंशियल डिसीजन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, या फिर कहें तो इन्वेस्टर्स वेल्थ। और सेकंड डिसीजन है टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द फाइनेंस, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो उसमें से डिविडेंड डिसीजन है जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में। डिविडेंड हमारा वो एक हिस्सा प्रॉफिट का जिसे हमने निकाल के रखा है शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए। बस कितना हम ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना वो निकालना है, प्रॉफिट में से कितना निकालना है जो हम शेयर होल्डर्स में बांटें। ये चीज हम देखते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ वी रीड अबाउट फाइनेंस प्लानिंग। अब हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनेंस की जो प्लानिंग है वो क्या होती है। तो जो फाइनेंस है ना, उसकी प्लानिंग करना मतलब कि हमें कहाँ से, कैसे, किस तरह से और कितना फाइनेंस लेना है।
फिर हम उसे किस तरह से यूज करें, ये सारी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, मतलब प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द फंड, मतलब कि जितना हमें जरूरत है बिजनेस के अंदर उस फंड को लेना, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और उसे लेने के जो सोर्सेज होंगे लाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, लोन, द थर्ड पार्टी, ये सारी चीजें हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। इट एंश्योर्स दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। ये कोशिश करती है फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी कोशिश करती है कि जो फंड है उसे सही टाइम पे हम लें जब हमें जरूरत हो, सो दैट अ फर्म कुड हॉनर इट्स कमिटमेंट, जिससे कि है ना जो फर्म ने अपने वादे किए हैं उनको पूरा कर सके, एंड कैरी आउट इट्स प्लान, और अपने प्लान्स को लेके चल सके, अपनी प्रॉफिट कर सके, एक्सपेंशन हो सके मार्केट के अंदर। ये सारी चीजें हम देखते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हमको अगर देखना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस इसके कुछ इस तरह से है कि एडिक्वेट फंड, इसमें हमें सही जितना हमें फंड चाहिए, देखो हमारी डेफिनेशन में ही है, टू प्रोसेस एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस मीन्स फंड का कितना रिक्वायरमेंट हमें है उसको फुलफिल कौन करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फिर इसमें है ना ये बताया कि हमें डिसीजन में ये हेल्प करती है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरीली। ये बोलती है कि हम फंड्स है ना उसको बेकार में ऐसे यूज ना करें कि बस हमने हमारे पास तो फाइनेंस है उसको ऐसे ही धड़ाधड़ से यूज किया और अपना काम बिगाड़ लिया। ठीक है, ये बात हमसे कहती है डिसीजन। नाउ हम थर्ड देखें तो थर्ड हमसे कहता है इंपॉर्टेंस का वेस्टेज, टू सी द वेस्टेज ऑफ फंड। ये है ना जो फंड को हम वेस्ट करते कभी उसको भी चेकअप करता है कि है ना कहीं हम फंड को वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, ये जो आपको पेड़ दिखाया है ना मैंने ये यहाँ पर, ये यही कहता है कि पहला ये एबिलिटी देखेगा जहां से हम फंड को निकालें, ये देखा। फिर हम देखते हैं कि ये देखेगा डिसीजन को लेगा कि है ना हम जो फंड को यूज कर रहे हैं वो बेकार यूज ना करें। और फिर उसके बाद ये आखिर में देखेगा कि क्या पता इतनी सारी कोशिशों के बाद भी कुछ गलती हमसे हो गई हो तो उस गलती को सुधारें और जो वेस्टेज है फंड का उसको मिनिमाइज कर दें, उसको हटा ही दें बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ ऐसे चलता जाएगा। ये सारी चीजें हमने देखी फाइनेंशियल प्लानिंग में। नाउ वी रीड अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। चलो अभी के लिए अपन को इतना ही काफ़ी है। ये वाला हम है ना कल पढ़ेंगे। इससे पहले जो अभी तक पढ़ा है हमने उसको देख लेते हैं, एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं उस पर। हमने देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हमने देखा था ये बात करता है कि हम कहाँ से फाइनेंस को लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम फाइनेंस को लगाते हैं और किस तरह से हम फाइनेंस को लेने जहाँ से हमने फाइनेंस लिया है ना उनको किस तरह से हम रीपेमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। हमने देखा इसमें कि फाइनेंशियल जो बुक है हमारी सेकंड बुक है, ये कितनी कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें। हमने देखा इसमें फाइनेंस को मैनेज करने वाला चैप्टर है इसमें, जिसमें हम देखते हैं कि हमको फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है। फिर हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर है जो कि हमसे कहता है कि हमको फाइनेंस को कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, किन किन जगह से हम अरेंज कर सकते हैं फाइनेंस को। फिर हम देखते हैं इसमें मार्केटिंग कि हम है ना किस तरह से अपने जो प्रोडक्ट्स है जिसको हमने है ना फाइनेंस लेकर यूज़ किया है, मतलब बनाया है, प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो उस प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा है ना उसकी रेस्पेक्ट और इमेज बने मार्केट के अंदर। फिर हम फोर्थ बुक में मतलब फोर्थ चैप्टर में देखेंगे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में कि कंज्यूमर के क्या प्रोटेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। नाउ अब हमें अगले अगले पे आए तो अगले पेज पर हमने देखा था इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि इसमें मीनिंग क्या होती है। मीनिंग में हमने देखी थी कि फाइनेंस की जो नीड होती है उसे, मतलब जो फाइनेंस होता है उसकी नीड होती है एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को मॉडर्नाइज वे में बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए और कई सारी चीज़ें उसमें यूज़ करने के लिए, डाइवर्सिफाई लाने के लिए कि हम एक ही चीज़ पे अटक के ना रह जाएं, हम कई सारी चीज़ों को वहाँ पे लाएं, उनको सेल करें, उनको
सर्विस दें कई सारी चीज़ों से, क्योंकि एक चीज़ हम देते रहेंगे तो उसमें तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन और भी तो हमारे पास मार्केट है ना, क्या पता हम नई चीज़ लाने की वजह से और ज़्यादा एक्सपांड कर जाए। फिर हम इसमें यही देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह का एक्टिविटी है जो कि हमें प्लानिंग करने में, रेजिंग में, कंट्रोलिंग में और एडमिनिस्ट्रेटिंग में मदद करती है, जो कि फंड्स का होता है। अगर हम फंड्स को वेस्ट करेंगे, कैपिटल को वेस्ट करेंगे, तो ये तो सीधी बात है, ये तो कंपनी के लिए एक बेकार हाल हो गया, ऐसे में तो कंपनी डूब जाएगी जल्द से जल्द। फिर हमने थर्ड इसमें देखा था कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। पहला ऑब्जेक्टिव कि शेयर होल्डर्स है ना उनकी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा करना, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देना अच्छे से, जिससे कि वो है ना ऐसे ऐसा ना सोचे कि है ना इस कंपनी में हम है ना इस कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर दूसरा होता है इसमें अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि हम उस जो फंड हमने लिया है ना उसको बरोबर यूज़ करें, उसको वेस्टेज ना जाने दें। इस तरह की बात हमने देखी इसमें। फिर हमने देखा कि कितने तरह के डिसीजंस हम लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में। हमने देखा इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं हम। हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखा कि हम कहाँ पे फंड को इन्वेस्ट करें। अगर हम लॉन्ग टर्म फंड लेते हैं तो सीधी बात है, लॉन्ग टर्म फंड हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम पे जाना जाएगा, लेकिन ये कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट जैसे आएगा ना, ऐसे इसमें इंटरेस्ट मिलके ये हमसे जाएगा भी, तो इससे तो हमें डिसएडवांटेज ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में, जो हमारी वर्किंग कैपिटल डिसीजन होती है, ये डेली डेली अफेक्ट तो करती है पर इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, ये हमने देखा। फिर हमने सेकंड देखा था फाइनेंशियल डिसीजन, उसमें हमने देखा था कि ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये हमको बताती है कि हमें मार्केट से जो लोन ले रहे हैं हम वो कहाँ से लें, लॉन्ग टर्म सोर्स लाइक फंड्स, लाइक इक्विटी और शेयर होल्डर्स लाइक डिवेंचर्स। फिर हमने इसमें देखा था बोरोड फंड। फॉरवर्ड फंड जो मतलब डिवेंचर्स जैसे हम कहते हैं, ये है ना एक वक्त तक हमें पे करना होता है, लेकिन जो शेयर होल्डर फंड है उसे हम ऐसे ओनर्स फंड, उसे हम है ना हमने उसको कमिट नहीं किया कि हम तुझे इस वक्त तक इतना पे कर देंगे, हमने डिवेंचर को किया है और हम उसे पे करते हैं जो कि हमारा बोरोड फंड है, लेकिन शेयर होल्डर फंड को नहीं करते कमिट की वजह से, हम इसे जल्दी से पे नहीं करते, जब हमारे पास आएगा तभी हम पे करेंगे। फिर हमने थर्ड देखा था इसी में डिविडेंड डिसीजन, कि एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाया है, उस प्रॉफिट के हिस्से को हम यूज करें। कैसे कि डिसीजन डिविडेंड को किस तरह से कितना कितना किन किन लोगों में शेयर करें, किन किन शेयर होल्डर्स को पे करें, ये हम देखते हैं डिविडेंड डिसीजन में। ये सारी चीज़ें हमने आज के वक्त मतलब अभी तक पढ़ी हैं। और ये और एक आखिरी बच गया जिसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे क्या कहता है। ये हमसे कहता है कि कहाँ और किस तरह से हम फाइनेंस को कलेक्ट करें, जितना कलेक्ट कर रहे हैं वो इतना ही हो कि है ना हमारा बिजनेस चल पाए बस। और ये भी देखता है कि हम है ना फाइनेंस को बिगाड़े ना। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंस देखने की आई तो इम्पोर्टेंस में हमें सीधा सीधा मिल गया कि हम जितना फंड ले रहे हैं वो ही हमें मतलब एंश्योर करते हैं हम कि अवेलेबिलिटी जो फंड है ना वो एडिक्यूट हो उसी वक्त जिस वक्त हमें उसकी ज़रूरत है, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना हमारे पास हो। दूसरा हम देखते हैं डिसीजन, कि हमें ना कुछ फालतू जो हमने फंड लिया है ना मतलब फाइनेंस लिया है उसको फालतू ही ना जाने दे, बिगाड़े ना अपनी तरफ से, ये हम कोशिश करते हैं। फिर हम वेस्टेज को देखते हैं कि अगर वेस्टेज हो रहा है तो उस वेस्टेज को रिमूव करें, इस वेस्टेज को बंद करें, आगे से हमें वो वेस्टेज ना हो। ये चीज़ आज हमने पढ़ी इस चैप्टर में अभी तक। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड नाइट।